आवाज देखना भैया, आ रही है ना? ठीक हो सब? बढ़िया बढ़िया। राधे 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 राधे। हैं? क्या हो गया? कब है हैप्पी बर्थडे? आज है? आज नहीं है यार। आज नहीं है, आज गर्ल्स है आपके। एनिवर्सरी भी नहीं है। आज कहाँ देख लिया हैप्पी बर्थडे? है? अब पता ही नहीं कब का है। घर वाले बताते ही नहीं सही ढंग से। हैं? 2 साठ आ गया तू जामे जो के साल। 2 साठ है किया ढूंढना तू 2 साठ कदा। राम राम भाई। 2 दिन बाद है भाई, है ना? आज नहीं है। चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? पीआरए पढ़ रहे थे ना? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल आज पढ़ना था अपने को। अपन ने पहले पढ़ा था एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ा ना। तो उसमें अपन ने देखा प्रोग्राम क्या होता है। सोप्स याद रखना है। सोप्स का मतलब किसका स्टेटमेंट? सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का। और फिर अपन ने देखा कि प्रोग्राम तो देख लिया, प्लानिंग क्या होती है? क्या अपन ने कहा कि प्लानिंग क्या होती है? ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन या प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। जो पहले से अपन ने डिटरमाइन कर लिया कि ऐसे काम करना है, वो अपन आज पता नहीं भाई कोई मांगी लाल है क्या? अच्छा, कोई विशेष प्रेम है क्या तेरा उसके साथ में? क्या तू कह के आया था कि मेरा नाम लिखना है? हाँ? चलो भाई ठीक है। एक्सटेंशन प्रोग्राम देखा, प्लानिंग देखा। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में अपन ने देखा कि उसके अंदर क्या है, 2 स्टेजेस है और 8 स्टेप्स है। 2 स्टेजेस में क्या था भाई? प्रोग्राम डिटर्मिनेशन एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब अपने को ध्यान रखना है 8 स्टेप कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या आएगी? कलेक्शन ऑफ। उसके बाद में जब फैक्ट देख लिया तो उसके बाद में क्या आएगी? सिचुएशन। सिचुएशन के बाद में क्या आएगी? प्रॉब्लम के लिए क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होगा? प्लान ऑफ वर्क। उसके बाद में मॉनिटरिंग। उसके बाद में 8 स्टेप है। सीधा अपने को क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे पूछ लेगा इवेल्युएशन है वो किसका हिस्सा है? डिटर्मिनेशन का हिस्सा है या इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा है? तो अपन क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम किसका हिस्सा है? डिटर्मिनेशन का, है ना? तो ऐसे ध्यान में रखना है अपने को। ये 8 चीज ध्यान में रखनी है, 2 इसकी ये याद रखनी है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। प्रोजेक्ट की क्या खासियत थी? कि एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, है ना? तो एक अपन ने वो देखा। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइकिल देखी। उसमें सबसे पहले क्या करना था? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में फॉर्मुलेशन। उसके बाद में अप्रेजल। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद में लास्ट स्टेप कौन हुआ? अप्रेजल का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी से क्या करवाना? इवेल्युएशन करवाना, मूल्यांकन करवाना तीसरी पार्टी से जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना हो, उसको अपन ने अप्रेजल बोला था। ये अपन ने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी। उसके बाद में अपन ने कहा था कि कल आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? पीआरए पढ़ेंगे। क्या होता है पीआरए? पार्टिसिपेटरी
पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल नाम से पता चल रहा है क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेशन किसका, एक तो कोई आउटसाइडर होगा और एक कोई इनसाइडर होगा, और ये पार्टिसिपेशन से क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र का अप्रेजल करेंगे, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, तो ये अपने को एक तो इसका नाम से ही पता रखना है कि इसके अंदर होगा क्या, अब अपने आप ही इसके नाम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर पार्टिसिपेटरी रूरल इसमें लिखेंगे। सबसे पहले लिखो पीआरए के फादर, फादर ऑफ पीआरए रॉबर्ट चैम्बर। मदर नहीं है भाई, फादर फादर ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है। ठीक है, फादर ऑफ पीआरए कौन है, रॉबर्ट चैम्बर, और अपने इंडियन फादर नीला मुखर्जी। एओ में क्वेश्चन आया था, हाँ अभी बात करेंगे उसके बारे में। सीकिंग डाइवर्सिटी सिलेक्शन, अरे एओ का ही क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें लिखाने वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट दिया, ये दो तो फादर याद रखने हैं। ठीक है, ये दो फादर याद रखने हैं, ये लिख लिए क्या। वैसे कौन है, रॉबर्ट चैम्बर। हाँ, लाइट है, जलाऊं। डब्ल्यू के सिलेबस में है या नहीं सर, नहीं है, ऐसे पढ़ रहे हैं अपन। कहां से चलेगी, दिख नहीं रहा बोर्ड तो। अब ठीक है, ठीक है। अब दो याद रखने अपने को फादर, एक तो कौन, रॉबर्ट चैम्बर, और एक याद रखना है अपने को नीला मुखर्जी। नीला मुखर्जी तो क्या है, इंडियन फादर ऑफ पीआरए कौन है, नीला मुखर्जी, और वैसे फादर पूछे तो कौन है, रॉबर्ट चैम्बर। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। इसका पहली बार जो पीआरए का कंसेप्ट दिया, पीआरए कंसेप्ट जिसने दिया वो कौन थे, वो थे हेनरी फोर्ड। और सबसे पहले पीआरए जो आया, पीआरए सबसे पहले शुरू तो हुआ केन्या में, और किसने स्टार्ट किया, एक एनजीओ ने, और भारत में भी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल को एनजीओ ही लेके आया। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि पीआरए का कंसेप्ट किसने दिया, हेनरी फोर्ड ने, और पीआरए सबसे पहले स्टार्ट हुआ केन्या के अंदर, और उसको एनजीओ ने स्टार्ट किया। फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन बताओ सर प्लीज, नहीं होता कोई फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, क्या करूं, इसको ऑन करूं। अब ये फिर इसकी सेटिंग कहां से होगी वो पता नहीं है यार अपने को। आज चालू कर दे इसको। ठीक है, चलो लिख लिया। चलो भाई,
ये इतनी चीज, चार चीजें तो इसकी सीधी सीधी याद रखनी है कि फादर कौन है। तो सबसे पहले अपन ने याद किए रॉबर्ट चैम्बर इसके फादर हैं। इंडिया में इसके फादर कौन है? नीला मुखर्जी। और सबसे पहले ये इसका कंसेप्ट किसने दिया? हेनरी फोर्ड ने। और उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया? केन्या में। और केन्या में ये सबसे पहले एक एनजीओ द्वारा स्टार्ट किया गया। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, क्या है? तो केन्या, केन्या कंट्री है ना, केन्या देश है भैया ना, अफ्रीकन एक कंट्री है केन्या। ये इतना हुआ। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में इसका उद्देश्य लिखो। इसका उद्देश्य है एम्पावरमेंट ऑफ लोकल पीपल्स। एम्पावरमेंट ऑफ लोकल पीपल्स। एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होता है। रबाडा वहीं का है। रबाडा केन्या का है क्या? साउथ अफ्रीका है। केन्या और साउथ अफ्रीका में अंतर है भैया ना, ठीक है। अब एक चीज इसके अंदर अपने को देखनी है, शुरू आगे चले। ये लिख लिया। एम्पावरमेंट का मतलब समझते हो? हाँ, एम्पावर करना मतलब उसको शक्ति प्रदान करना, एम्पावर करना, लोकल लोगों को शक्ति देना, एम्पावर करना। ये किसका उद्देश्य है? पीआरए का। क्योंकि अपन ने क्या बात की है कि नाम से ही क्या पता चल रहा है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। अभी अपन और बात करेंगे तब अपने पता चलेगा कि एम्पावर कैसे करेंगे, कि एम्पावर करने के लिए क्या करेंगे। जो वहां अब अपन ने बात की थी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, नाम से पता चल रहा है कि पार्टिसिपेशन होगा किस किस का? एक तो वहां लोकल लोग है उनका, और एक जैसे अपन वहां का अप्रेजल करने गए तो अब वहां रह रहे वो तो क्या हो जाएंगे? वहां के इनसाइडर हो जाएंगे। अपन वहां बाहर से गए और वहां का अप्रेजल कर रहे हैं तो अपन क्या हो जाएंगे? इनसाइडर, आउटसाइडर, ठीक है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि एक पीआरए होगा, उसके अंदर दो चीज होंगी। क्या क्या? एक तो होगा इनसाइडर। इनसाइडर कौन होगा? जो वहां का लोकल होगा, ठीक है। और एक होगा आउटसाइडर, जो कौन होगा? जो बाहर से, जैसे कह दिया कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चली गई, अलग अलग डिसिप्लिन की टीम थी वो चली गई वहां पे, या अपन वहां पे चले गए उस सोशल जगह का देखने के लिए, उस सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, तो अपन वहां के लिए क्या हो जाएंगे? आउटसाइडर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको ध्यान रखना है आपने कि पीआरए में ये दो चीज होती है और इन दोनों के अलग अलग रोल है। ये अपने रोल प्ले करेंगे और वो इससे क्या करेंगे? एक अप्रेजल निकाल के लाएंगे। वो आगे अपन देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी ये इतना ध्यान रखो कि इनसाइडर है जो, उसका रोल क्या है? वो सिर्फ क्या करेगा? प्रेजेंट वही करेगा। या इसको अपन कह सकते हैं कि एनालिस्ट यही है, एनालिसिस यही करेगा। और ये आउटसाइडर का काम क्या है? ये सर सिर्फ क्या करेगा? शुरुआत करके छोड़ देगा, इनिशिएटर। और इसको अपन कह सकते हैं ये क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट अपन समझते हैं। चलो अपन समझते हैं क्या हुआ। आउटसाइडर था, लोकल गांव में, रूरल एरिया में गया, उसने वहां रूरल जो लोग थे उनको जाके उसने कोई बात, जिस मुद्दे पे उसको बात करनी थी उसके ऊपर उसने बात की। तो इनिशिएशन, बात की शुरुआत कौन करेगा? जो बाहर से गया है। अब वो बताएगा कि मेरे को ये जानकारी चाहिए, तभी तो वो बताएगा। तो वो इनिशिएट कर देगा, और जहां उसको ऐसे लग रहा है कि अभी कम हो रहा है तो कोई बीच में कुछ और बात कर देगा। तो इसीलिए अपन ने कहा कि रिएक्शन को फास्ट और स्लो करना ही तो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कि रिएक्शन को या तो क्या कर दे? फास्ट कर दे या स्लो कर दे। तो अगर वो ज्यादा बात कर रहा है तो उसको स्लो कर देगा, और कम बता रहा है तो उसको थोड़ा और कहेगा कि और इसके बारे में बताओ। तो ये आउटसाइडर का काम सिर्फ क्या है कि वो शुरुआत करेगा और वो जो रिएक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको कम ज्यादा करेगा।
ये क्या करेगा, जो ये पूछेगा उसको प्रेजेंट करेगा और उसका एनालिसिस करेगा। वो जो बता रहा है कि क्या पूछ रहा है उसका एनालिसिस करेगा और उसके सामने उस चीज का प्रेजेंट करेगा। वो कहेगा कि भाई मेरे को यहाँ गांव का स्कूल कहाँ पे है, वो बताओ रोड कहाँ पे है, तो वो उसको प्रेजेंट करेगा कि यहाँ ऐसे ऐसे रोड है, यहाँ ऐसे ऐसे स्कूल है। तो इसीलिए अपन ने कहा इनसाइडर का रोल क्या है कहाँ पे, पीआरए में, कि वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है और एनालिसिस करता है। जबकि आउटसाइडर क्या करता है, कम्युनिकेशन को शुरू करता है और उसको गति देता रहता है। ठीक है, तो ये अपन ने पीआरए में दोनों के रोल देखे, आउटसाइडर और इनसाइडर के। तो ऐसे लिख लो, रोल, रोल्स इन पीआरए। भूमिका, पीआरए में भूमिका, पीआरए में भूमिका, पीआरए में भूमिका इनसाइडर की और आउटसाइडर की। इनसाइडर का मतलब जो वहां का लोकल है उसकी, और जो बाहर रह रहा है उसकी। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख लेना, आउटसाइडर क्या होगा, शुरुआत करता होगा, शुरुआत करेगा, शुरुआत करता। और ये क्या होगा, प्रस्तुत करता, प्रस्तुत करेगा। समझ में आया ना? बस ये ध्यान रखना है। ऐसे पूछेगा कि पीआरए में जो लोकल है या इंसाइडर है उसका क्या रोल होता है, तो अपने को ध्यान रखना है उसका रोल क्या है, वो प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और आउटसाइडर बाहर से आके सिर्फ क्या करेगा, शुरुआत करेगा। और अगर शुरुआत कर दी उसके बाद में बीच बीच में जैसे रिपोर्टर होता है, वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके बाद में उसका जवाब आता है, वैसे ही किसका काम होता है, आउटसाइडर का काम होता है कि वो शुरुआत कर देगा और बीच बीच में उससे कोई बातें पूछता रहेगा। और बताने का काम जो प्रेजेंटर का और एनालिसिस का काम भी किसका होगा, इनसाइडर का। ठीक है, ये दोनों चीज याद हो जाएंगी। अब इसके अंदर लिख लिया ना, प्रिंसिपल्स ऑफ पीआरए। यहां से क्वेश्चन पूछा भी, अभी जो ये हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा। प्रिंसिपल्स ऑफ पीआरए, तो इसमें तीन प्रिंसिपल याद रखने हैं। एक होता है ऑफ सेटिंग बायस, ट्राइएंगुलेशन, ऑफसेटिंग बायस, ट्राइंगुलेशन, और एक होता है भाई ऑप्टिमल इग्नोरेंस, ऑप्टिमल इग्नोरेंस। इसको ऐसे याद रखना है, TOO टू से। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर क्या मैं दोबारा बता दूंगा।
लिख लिया? इतना तो कुछ है ही नहीं लिखने वाला। अब बायस होता है पक्षपात, ठीक है। ऑफ सेटिंग मतलब दूर करना। तो पक्षपात को दूर करना इसका क्या है, उद्देश्य है। कभी पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब कैसे नहीं होना चाहिए वो बात करेंगे अपन। जैसे आउटसाइडर आया और उसने इनसाइडर से बात पूछनी स्टार्ट की, उसने इनिशिएट किया। अब वो एनालिसिस कर रहा है और प्रेजेंट कर रहा है जो इनसाइडर है वो। तो जैसी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है उसको वैसी लेना, अपना उसमें दिमाग न लगाना ही क्या होता है कि बायसनेस। कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ कि ये इंफॉर्मेशन तो मैंने रख ली और ये इंफॉर्मेशन मैंने नहीं रखी, तो वो उसको क्या कहते हैं, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा है। वैसे जैसा वो बता रहा है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये इसका एक क्या है, प्रिंसिपल है किसका, पीआरए का, कि इसके अंदर जो इनसाइडर बता रहा है उसमें से उस इंफॉर्मेशन में भेद नहीं करना है। तो भेद नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफसेटिंग बायस। एक जैसे अपन रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में एक प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्टिविटी, सुना है? जैसे रेंडमाइजेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। तो ये सारे रिसर्च के अपन कहें तो क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं। तो जैसे रेंडमाइजेशन में अपन क्या करते हैं कि भाई रैंडम प्लॉट्स बना लिए कि हर किसी का चांस आना चाहिए सिलेक्शन होने का, तो वो रैंडम हो गया। उसके बाद अपने कहा ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है रिसर्च की, तो ऑब्जेक्टिविटी यही होती है कि उसमें रिसर्चर का पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। वो अपनी तरफ से ऐसे नहीं कि मेरे को तो ये लग रहा है तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं। जो रिसर्च में आ रहा है वही उसको रखे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। तो वैसा ही क्या है ऑफसेटिंग बायस है कि पीआरए के अंदर जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब अगर अपन उसको कंक्लूड कर रहे हैं तो जैसी इंफॉर्मेशन इनसाइडर ने बताई है वैसी की वैसी अपने को कंक्लूड करनी है। आउटसाइडर को उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो इसको अपन कहेंगे कि बायसनेस से दूर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है ट्राइंगुलेशन। ट्राइंगुलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलेशन। ट्राइंगुलेशन का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई उसको दोबारा से चेक करना, रीचेक करना। जैसे इसने बताई, ये इनसाइडर था, इसने बताई, तो अभी दूसरा कोई गांव में मिल गया, उससे कंफर्म कर लिया कि ये ऐसे इसने बात बताई, ये ठीक है क्या, इसने कहीं गलत तो नहीं बता दी। फिर इसने बता दी कि हाँ ना ठीक है, तो इसने तीसरे से पूछ लिया। तो ट्राइंगुलेशन का मतलब होता है रीचेक करना, रिकन्फर्म करना कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो ये भी एक प्रिंसिपल होता है किसका, पीआरए का, कि इंफॉर्मेशन ट्राइंगुलेशन का मतलब हो गया रिकन्फर्म करना कि जो इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई आउटसाइडर को, वो इंफॉर्मेशन सही थी कि नहीं। ये कंफर्म कहाँ होगा, ट्राइंगुलेशन में। बार बार उसको रिकन्फर्म करके देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलेशन, जांच पड़ताल कर लेंगे, ठीक है। फिर होता है ऑप्टिमल इग्नोरेंस, कि इंफॉर्मेशन जो अपने को चाहिए, अब बात तो इनिशिएट कर दी और बीच बीच में कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है। अब बात तो इनिशिएट कर दी, उसमें वो कई बातें बताएगा, बट जो अपने काम की बात है वो ही अपने को रखनी है कंक्लूजन में, अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो अपने को क्या करनी है, इग्नोर करनी है। तो ऑप्टिमल इग्नोरेंस भी आना चाहिए, कभी कैसी इंफॉर्मेशन रखनी है, कैसी इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है। तो ये भी किसका प्रिंसिपल होता है, पीआरए का। तो तीनों याद रखने के लिए अपने को करना है TOO, याद रखना है टू, ठीक है, यानी भी होता है ना वो वाला टू। तो ऐसे ये तीनों चीज याद रख लो, इसमें ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख लिया गया इसको, क्या लिखा था, हाँ, पक्षपात को दूर करना। तो इससे नाम से समझ में आ रहा है कि पक्षपात को दूर कैसे करेंगे, कि जो इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करवाई है उस टॉपिक से रिलेटेड वैसी की वैसी अपन इंफॉर्मेशन रखेंगे। अपनी तरफ से जो आउटसाइडर है वो कोई चेंज नहीं करेगा उसमें, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफसेटिंग बायस। ट्राइंगुलेशन में होता है रिकन्फर्म करना, इंफॉर्मेशन की दोबारा से जांच पड़ताल करना, क्या कहलाता है, ट्राइंगुलेशन। लिख लो ऐसे।
ठीक है, ट्रायंगुलेशन में लिख लिया क्या? रिकन्फर्म करना, सूचना को रिकन्फर्म करना, सूचना को रिकन्फर्म करना क्या कहलाता है? ट्रायंगुलेशन। रिकन्फर्म समझते हो? दोबारा जांच करना उसकी, तो सूचना की दोबारा पुनः जांच करना क्या कहलाता है? ट्रायंगुलेशन। ऐसे ट्रायंगुलेशन बना लो, ये होता है ट्रायंगुलेशन भाई, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रायंगुलेशन। ठीक है, कि अलग अलग पॉइंट पे जांच करना, कि यहां जांच कर लिया, अब दोबारा भी ये इंफॉर्मेशन पूछ ली। ठीक है, तुम रास्ता पूछते हो कहीं जाने के लिए, तो एक से पूछ लिया, थोड़ी देर चलते हो फिर दूसरे से पूछ लेते हो क्या ये सही जा रहा है क्या। ठीक है, आगे जाके ऐसे पूछ लो कहीं मूर्ख तो नहीं बना दिया, ये सही जा रहा है क्या। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलेशन की रिकन्फर्म करना, कि जो इंफॉर्मेशन पहले ने प्रोवाइड कराई वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ऑप्टिमल इग्नोरेंस होता है, क्या बोला था मैंने हिंदी में? हाँ, जो काम की चीज है वो रखना उसमें, है ना, उसके अलावा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हटाना। ठीक है, वो ऑप्टिमल इग्नोरेंस होता है। ऑप्टिमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे ऑप्टिमम से टेम्परेचर होता है ना, उच्चतम, इष्टतम, बुलंद, ऑप्टिमल ही सही है। हाँ, उपयुक्त, हाँ, उपयुक्त इग्नोरेंस करनी है भाई। इग्नोरेंस क्या होती है? हाँ, ये तो सबको पता है, तुमको वैसे होते काफी इग्नोर होते रहते होगे तुम। हाँ, अनदेखा करना, अच्छा, ठीक है, अनदेखा करना इग्नोरेंस होती है भाई। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ पीआरए ये तीन है, अपने को ध्यान में रखने, TWO से याद रख लेना, ट्रायंगुलेशन, ऑप्टिमल इग्नोरेंस, ऑफसेटिंग बायस। ठीक है, याद रखेंगे तीनों, ये तीन है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा ये साथ में दे दिए, और एक और दे दिया जो मेरे को अभी ध्यान में नहीं है, इसने ऊपर डाला भी है, वो क्वेश्चन वैसा का वैसा उठा के, सीकिंग डाइवर्सिटी, हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग और सीकिंग डाइवर्सिटी, ऐसे डाल दिया क्वेश्चन। म्यूचुअल और सीकिंग डाइवर्सिटी, और यही पूरा गेम पलट गया। ठीक है, अब ये दोनों ही, अब अपने को पता है सारी बुक्स में ये तीन ही लिखे हुए हैं, पर ये आरपीएससी कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आते हुए को कैसे गलत करवाना है वो इनको पता है। ठीक है, अब ये पता है अपने को, अब ये सारे सबको सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं है म्यूचुअल शेयरिंग और सीकिंग डाइवर्सिटी, और इसको ऑप्शन 3 और 4 बना दिया। अब ये तो सबको पता है कि 1 और 2 तो ठीक है, पर म्यूचुअल शेयरिंग और सीकिंग डाइवर्सिटी में भी तो ठीक है। देखो जैसे म्यूचुअल शेयरिंग देखें तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, वो इंफॉर्मेशन उसको दे रहा है, पर म्यूचुअल शेयरिंग में वो क्या दे रहा है वो कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए वहां तो ये सही लगता। अगर आप एग्जाम में बैठे होते और ये आपका पीआरए होता तो म्यूचुअल शेयरिंग आपको लगता, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? रूरल। अब गांव वाले आउटसाइडर उसको क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा, तो म्यूचुअल शेयरिंग कुछ नहीं हो रही। शेयरिंग कहां से हो रही है? इंफॉर्मेशन इनसाइडर से। और एक सीकिंग डाइवर्सिटी, ये भाई ऑप्शन मान लिया उन्होंने कि 1 2 4 है। ठीक है, तो अब इस यहां तक पहुंचना कोई बस की बात नहीं होती, हर जगह कोई क्वेश्चन में नहीं पहुंच सकते। ये क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के गलत करवाने के लिए डाल दिया ऐसा, कि म्यूचुअल शेयरिंग और सीकिंग डाइवर्सिटी नहीं आ सकता किसी को, ये पता है अपने को, ये प्रिंसिपल ऑफ है, बट ये म्यूचुअल शेयरिंग और सीकिंग डाइवर्सिटी कोई बुक में नहीं लिखा हुआ कि ये प्रिंसिपल ऑफ पीआरए है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सोच के अपन, किसी को म्यूचुअल शेयरिंग वहां सही लगा तो उसने वो कर दिया, और सीकिंग डाइवर्सिटी लगा तो वो कर दिया। इन दोनों का सबको पता था, इसका किसी को नहीं पता था।
ठीक है। अब उनको क्या सही लगा आरपीएससी को, उन्होंने सीकिंग डाइवर्सिटी को मान लिया। और इसमें सीकिंग डाइवर्सिटी का भी क्या मतलब है पीआरए में, मेरे को तो समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, तो सीकिंग तो ये कहीं है ही नहीं, कोई बुक में नहीं है, कहां से आएगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कोई हर सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक आधे जो क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते उनको छोड़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पढ़ा हो, अब ऐसा नहीं कि यार मेरे को तो ये तो पढ़ा हुआ है तीन तो, पर एक में तो मैं कर सकता हूँ, तो एक ऑप्शन में आप कर सकते हो, 50-50 चांस ले सकते हो। बट इनमें से कंफर्म अब उन्होंने क्यों माना है वो उसका पता नहीं चला अब तक। क्या ऐसे क्या, मैं कोई सभी सही थोड़ी होते हैं। अब एक्सटेंशन मैं खुद लेके बैठो तो सारे क्वेश्चन थोड़ी सही कर पाऊंगा। सब सब्जेक्ट में सब आप भी कोई नहीं कर सकता, सब ऐसे कर देते तो फिर मेरिट 77 नहीं जाती। ठीक है, मेरिट 150 हो जाती। सब क्वेश्चन हर कोई नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन उनको सही नहीं करवाना था, इसलिए उन्होंने ये डाला। ये कहीं इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, इसको सीकिंग डाइवर्सिटी माना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो वहां वो आया है आउटसाइडर, वो क्या कर रहा है, वो वहां की डाइवर्सिटी देखने आया है कि वहां कितना डाइवर्स है। जैसे अब सोसाइटी वो पढ़ने आया, रूरल एरिया में आया, तो वो डाइवर्स का मतलब क्या क्या चीजें यहाँ हैं, वो डाइवर्सिटी ढूंढने आया है। तो ये बात अपन कह सकते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग वहां नहीं कह सकते कि इंफॉर्मेशन सिर्फ कौन दे रहा है, इनसाइडर दे रहा है, आउटसाइडर नहीं दे रहा है। ये बाद में आके तो पता लग जाएगा ये इसलिए पूछा है, बट ये वहां नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने क्या माना, 1 2 4 माना है, सीकिंग डाइवर्सिटी को इसके साथ में मान लिया ऑप्शन। ठीक है, सीकिंग डाइवर्सिटी का मतलब आउटसाइडर आया क्यों इनसाइडर के पास, किस लिए आया, कि वहां का जो डाइवर्सिटी है उसको जांचने, उसको पता करने, उसको सीख करने। तो उसको अपन कह सकते हैं कि सीकिंग डाइवर्सिटी ज्यादा सही है। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, शेयर सिर्फ कौन कर रहा है, इनसाइडर कर रहा है, आउटसाइडर उसके साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि तू ऐसे बता दे कि भाई यहाँ क्या है, तो बता कौन रहा है, इनसाइडर बता रहा है। आउटसाइडर कुछ शेयर नहीं कर रहा, आउटसाइडर अपनी एक्सपीरियंस थोड़ी शेयर कर रहा है। वो तो पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव में क्या है भाई, तो वो बता दिया कि ये है। तो एक तरफ से हो रही है। म्यूचुअल का मतलब आपस में कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, म्यूचुअल का मतलब हो गया आपसी और आदान प्रदान, तो आपसी आदान प्रदान तो हो ही नहीं रहा, इनसाइडर ही दे रहा है सिर्फ, आउटसाइडर उसको कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, सीकिंग डाइवर्सिटी अपन कह सकते हैं कि आउटसाइडर किस लिए आया, कि वहां कितना डाइवर्स है उसको देखने, कि भाई ये गांव है, ये पंचायत है, कितनी डाइवर्स है, ये एरिया कितना डाइवर्स है, ये देखने वो आया है। तो उसको सीकिंग डाइवर्सिटी को अपन मान सकते हैं, ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसमें मैं लेट हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसमें। ये लिख लेना भाई, सीकिंग डाइवर्सिटी। हाँ, क्या हुआ, सीकिंग डाइवर्सिटी नहीं लिख सकते, लिखो तो। चले अब, हेडिंग डालो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीआरए। क्या बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ पीआरए देखो, पीआरए को क्लासिफाई किया अपन ने 3 टाइप से अपन कर सकते हैं, स्पेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और रिलेशन के आधार पे। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो सकता है,
ऑन बेसिस ऑफ स्पेस, ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक बार इतना लिखो, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। कहां से स्टार्ट करूं, मैं लेट हो गया। कितना पेज हो गया भाई? एक 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 तरफ से एक पेज हुआ है भाई। ठीक है, ये इनको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, टेक्निक्स ऑफ पीआरए है। ठीक है, तो ये तो या तो क्लासिफिकेशन, और या ऐसे ब्रैकेट में लिखना है किसका क्लासिफिकेशन है, टेक्निक्स ऑफ पीआरए, कि पीआरए करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे पीआरए किया जा सकता है, उसकी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा स्पेस के बेसिस पे, तो स्पेस के बेसिस पे हो सकता है कि अपन क्या बना ले, रिसोर्स मैप बना ले। ठीक है, सोशल मैप बना सकते हैं, ट्रांजेक्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, एक मोबिलिटी मैप भी क्या होता है, स्पेस के हिसाब से। स्पेस का मतलब हो गया एरिया, जगह, स्थान। तो स्थान संबंधी कौन कौन से हो गए, रिसोर्स मैप, सोशल मैप, ट्रांजेक्ट बुक और मोबिलिटी मैप। अब मैं आपको इसकी फोटो दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, ये लिख लिए क्या, रिसोर्स मैप, सोशल मैप, ट्रांजिट बुक, मोबिलिटी मैप। सीधे ही अपने को ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा स्पेस संबंधी या स्थान संबंधी टेक्निक नहीं है, तो अपन ये अपने को पता होगा, तो अपन कह देंगे कि ये तो स्थान संबंधी है, ये समय संबंधी है, और ये रिलेशन संबंधी है, तो अपन याद रख लेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो गया इसको, हो जाएगी। कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें।
आ रहा है क्या मजा तेरे को ऐसे ही? ये सब में यही चल रहा है। ये तो नॉर्मल बच्चों का बनाया हुआ है। वैसे पीआरए अपन बनाते हैं तो उसमें जैसे अपन ने एक डायग्राम बनाया, इनसाइडर से पूछा कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर अपन बना रहे हैं रिसोर्स मैप बना रहे हैं तो ये पूछ लिया कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपके गांव में है, तो आप वहां बता देगा कि यहाँ पानी का सोर्स भी है, यहाँ कोई खनिज भी निकलना हो तो वो है, यहाँ पेड़ पौधे अच्छे हैं तो यहाँ रिसोर्सेज है, यहाँ ऐसे कदे कर भाई नॉन टिम्बर फॉरेस्ट रिसोर्सेज अच्छे हैं, टिम्बर फॉरेस्ट रिसोर्सेज अच्छे हैं। तो वो अब जैसे जैसे अपने को बता रहा है रिसोर्सेज के बारे में, तो वैसे वैसे अपन रिसोर्सेज का एक डायग्राम बना रहे हैं कि भाई ये एक बाउंड्री है इसकी, और इस बाउंड्री के अंदर ये चीजें इसमें हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैप है। जैसे उसने बताया कि ये गांव है, इस गांव के अंदर उसने कहा कि यहाँ ये सारा क्या है, ये खेती का एरिया है, तो अपन ने कह दिया कि इस एरिया में किस प्रकार का रिसोर्सेज है, फार्मिंग एज ए रिसोर्स है। तो यहाँ कह दिया कि यहाँ माइनिंग एरिया है तो यहाँ माइनिंग होती है, यहाँ कह दिया कि यहाँ प्लांटेशन है तो प्लांटेशन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर के अपन रिसोर्स मैप बनाते हैं। ऐसे ही जब सोशल मैप बनाएंगे तो सोशल मैप में कह दिया कि ये गांव है, गांव के बीच से यहाँ से सड़क जाती है, यहाँ विद्यालय है, यहाँ पंचायत समिति है, यहाँ बस स्टैंड है। ऐसे ऐसे करके अपन ने सारी चीजें जैसे जैसे उसने इंफॉर्मेशन दी वैसे वैसे उसको अपन ने ड्रॉ कर दिया, तो वहां का क्या बन गया, उस सोसाइटी का मैप बन गया, सोशल मैपिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे अपन बनाते हैं। ये ऐसे ही मोबिलिटी मैप बनता है। मोबिलिटी मैप में अपन क्या करते हैं कि जैसे एक फार्मर है तो उसका कितना मूवमेंट हुआ, एक अपन साल में भी कह सकते हैं, एक महीने में भी कितना मूवमेंट करता है वो अपनी जगह से, उसको अपन क्या कहते हैं, मोबिलिटी मैप कहते हैं। जैसे एक फार्मर है, फार्मर गया कहाँ कहाँ, कभी वो शहर में गया कपड़े, भाई के वो 3 हफ्ते में 3 बार शहर जाता है, तो अपन ने कहा कि शहर 20 किलोमीटर दूर है तो 60 किलोमीटर शहर जाता है एक हफ्ते में। तो ऐसे अपन ने टोटल उसका 7 दिन में उसका क्या रूटीन है, एक फार्मर कितना मूवमेंट करता है अपनी जगह से, वो अपन ऐसे दिखा सकते हैं किसके थ्रू, मोबिलिटी मैप के थ्रू। ऐसे ही अपन लेबर के लिए भी कर सकते हैं कि एक लेबर यहाँ इस सोसाइटी से कितने दिन रोज कैसे जाता है, तो मोबिलिटी मैप होता है, यानी मूवमेंट का मैप होता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक होती है ट्रांजेक्ट वॉक। ये याद ध्यान रखने भी, ट्रांजेक्ट वॉक के अंदर क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग डिसिप्लिन के लोग होंगे, जैसे कोई एक सोशल साइंस का आदमी हो गया, एक हो सकता है कोई और अलग टाइप का साइंटिस्ट हो, एक कोई आर्कियोलॉजिस्ट साथ में ले लिया। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उस गांव के अंदर से वॉक करेगी, किसके साथ में, वहां के जो लोकल लोग हैं उनके साथ में। तो इन्फॉर्मेशन साथ साथ वो देते जाएंगे लोकल लोग, और साथ साथ में वो वहीं से गुजर के और उसको कंफर्म करते रहेंगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्ट वॉक। तो ट्रांजेक्ट वॉक में अपने को ऐसे पूछेगा कि ट्रांजेक्ट वॉक में कौन कौन शामिल होते हैं, तो अपन कहेंगे एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, और एक क्या साथ में गांव के लोकल लोग, और वो साथ में साथ के साथ इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, और साथ के साथ ही अपन वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उसको कंफर्म करती जाएगी, तो वहीं का वहीं ट्रायंगुलेशन हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्ट वो क्या होती है, सबसे बेस्ट मेथड है किसके लिए, स्पेस एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगर रिसोर्स का अपन बना रहे हैं, मैप का मतलब क्या होता है भाई, मैप क्या बताया था, मैप क्या दिखाता है, जियोग्राफिकल एरिया। अब एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनकी जानकारी कौन देगा, रिसोर्स मैप। एक सोसाइटी है, उसके अंदर कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या कैसे सोसाइटी बनी हुई है, उसकी जानकारी कौन देगा, सोशल मैप। ट्रांजिट वर्क में क्या होगी, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी, उसके साथ में लोकल लोग होंगे, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या करेगी, उन लोकल लोगों से जानकारी लेगी और उसको हाथों हाथ ही वो करती रहेगी वहां से, और हाथों हाथ उसको कंफर्म कर लेगी। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, ट्रांजेक्ट वॉक बोल दिया, कि वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से ही वॉक कर रहे हैं।
जो जैसे जैसे बता रहा है उसको वहीं का वहीं कंफर्म कर रहे हैं कि गलत तो नहीं बता रहा है। फिर होती है एक मोबिलिटी मैप, मूवमेंट देखना है उसके लिए क्या यूज करते हैं, मोबिलिटी मैप। तो ये सारे किससे रिलेटेड है, अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है, ये किसकी जानकारी दे रहे हैं, ये स्पेस की जानकारी दे रहे हैं, स्थान विशेष की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, स्पेस। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है स्पेस वाले कौन कौन से हैं। अब अपन पढ़ेंगे टाइम वाले। ठीक है, इनमें कुछ लिखेंगे साथ में, एक बार इसको ऐसे याद कर लो। मतलब एक बार तो ये अगर ऐसा पूछ ले कि निम्न में से कौन स्पेस का है, तो स्पेस का याद रहना चाहिए। फिर अपन टाइम वाला लिख लेते हैं, आगे लिख दू। टाइम में एक होता है, टाइम में लिख रहे हैं ना अपन, जो अपन ने स्पेस लिखा है, स्पेस आप अपनी कॉपी में वैसे ही लिख लेना, टाइम के सामने ही लिख लेना कौन कौन से। ठीक है, टाइम में लिखो भाई टाइम लाइन, ट्रेंड एनालिसिस और सीजनल डायग्राम। टाइम लाइन, ट्रेंड एनालिसिस और सीजनल डायग्राम, ये टाइम से रिलेटेड है। आप अपनी कॉपी में टाइम वाले के सामने ही लिख लेना। ठीक है, अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं इनके कि कौन सी टेक्निक किस में आएगी। ठीक है, अब इन दो पे ध्यान देना है भाई, एक तो होता है टाइमलाइन और एक होता है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, दोनों में ध्यान देना है किस में क्या चीज है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है। टाइमलाइन में हमेशा क्या होंगे, हिस्टोरिकल जो फैक्ट होंगे। जैसे आपके दादाजी बता रहे हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो वो क्या बता रहे हैं, अपनी टाइमलाइन बता रहे हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो किसके अंदर आती है, टाइमलाइन में। ठीक है, और अगर चेंज कुछ आया है इन पीरियड ऑफ टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड का मतलब एक चेंज आ गया टाइम पीरियड में, उसको अपन बोलेंगे कि ये ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे कहे कि भाई पहले फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में कितने लोग शामिल थे, तो अपन ने कहा 20-30 साल 40 साल पहले देखें तो अपन ने देखा कि लगभग 70% लोग किसमें थे, एग्रीकल्चर में ही काम करते थे। ठीक है, जैसे 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 डेवलपमेंट आया, वैसे वैसे एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग कहां आने लग गए, शहरों में आने लग गए और खेती कम होती गई। ठीक है, तो अब 40% 35%, ये भी वही, ये लास्ट पीढ़ी है जो खेती कर रही है, आगे पता नहीं कौन करेगा। ठीक है, तो अपन उसको क्या कह रहे हैं कि अपन ने देखा है चेंज, कि भाई एक पॉपुलेशन का पूरा शिफ्ट देख रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन ट्रांसफर हो गई एक टाइम पीरियड के दौरान, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेंड एनालिसिस। तो चेंज किसके अंदर हुआ, उनकी लाइफस्टाइल में चेंज हुआ, उनके ऑक्यूपेशन में चेंज हुआ, और उस चेंज का जो एनालिसिस करते हैं वो किसमें करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस में। और हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करते हैं वो किसमें करते हैं, टाइम लाइन में। जैसे तुम राजा महाराजा पढ़ रहे हो तो उनकी टाइम लाइन स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कि कब महाराणा प्रताप जन्मे, उसके बाद में कौन आए, उसके पहले कौन थे। तो ये सारी जो आप कर रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो, उनकी टाइमलाइन पढ़ रहे हो। टाइमलाइन में हमेशा क्या चीज आएगी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आएंगे किसी भी चीज के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, टाइम से रिलेटेड। ये भी किससे रिलेटेड हो गया, टाइम के दौरान आए परिवर्तन क्या होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। और सीजनल डायग्राम अपन क्या कहते हैं, कि कौन से सीजन में यहाँ क्या, जैसे अपन ने बनाया ये, जैसे बूंदी वाली चित्रकला पढ़ी है ना आपने, उसमें क्या 12 मासी बना हुआ है ना, 12 मासी के चित्र है ना वहां पे। 12 मासी के चित्र मतलब 12 महीनों में क्या क्या सीजन, कैसा कैसा सीजन रहा है। तो वो सीजनल डायग्राम किसका बना है, वो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो कैसा है, सीजनल डायग्राम है, कि सीजन कैसा है। जैसे अपन कहें कि ये एक एरिया है, इसके अंदर खरीफ में क्या होता है, रबी में क्या होता है, जायद में क्या होता है, तो वो उसका क्या बन गया, सीजनल डायग्राम बन गया, कि यहाँ इस सीजन में क्या हो रहा है, तो उसको अपन सीजनल डायग्राम बोलते हैं। तो सीजन भी किससे रिलेटेड हो गए, टाइम से रिलेटेड हो गए। तो अपने को ये 3 याद रखने हैं, टाइमलाइन, ट्रेंड एनालिसिस और सीजनल डायग्राम। लिख लिया।
अब आगे अपन उसमें आप तो वही लिखते रहना, ठीक है। रिलेशन वाला लिख रहे हैं ना, रिलेशन में एक होता है वेन डायग्राम और एक होता है कोज इफेक्ट डायग्राम। कोज इफेक्ट डायग्राम एक वेलनेस मैटर, वेलनेस रैंकिंग भी होती है, पर अपने को ये दो ध्यान में रखने हैं भाई, वेन डायग्राम और कोज इफेक्ट डायग्राम अपने को ध्यान में रखना है। अब वो कह रहे हैं ना फेसबुक पे टाइमलाइन आती है, टाइमलाइन आती है कि फेसबुक पे, कि पहले तुम्हारी ऐसे कोई फोटो दे देगा और कहीं ये टाइमलाइन है ना, तो टाइमलाइन वही है। टाइमलाइन में हमेशा किसका होगा, दो ही चीजें याद रखनी है। टाइमलाइन में हमेशा क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो अगर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लेनी है तो किससे लेंगे, टाइमलाइन से। चेंज देखना है तो क्या करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस। और सीजन देखना है तो सीजनल एनालिसिस, ठीक है। वो उसमें अपन लिख लेंगे, वो इतनी इतनी बात ही लिखनी है, पहले ये ऐसे एग्जाम्पल लिख लो बस। अब देखो एक चीज समझना, एक होता है वेन डायग्राम और एक होता है कोज इफेक्ट डायग्राम, इन दोनों में डिफरेंस समझना। वेन डायग्राम हमेशा कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है। सर्कुलर डायग्राम होंगे, वो कैसे होंगे, वेन डायग्राम होंगे। तो ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन से डायग्राम सर्कुलर होंगे या गोलाकार होंगे, तो अपन क्या कहेंगे, वेन डायग्राम। जैसे आप सिलोस किसी ने पढ़े, सिलोस पढ़े, सिलोस में क्या करते हैं कि सारी पुस्तकें बतख है, तो वो सारी पुस्तकें बतख है। सिलोस में अपन ऐसे लगाते हैं, कभी सारी बतख क्या होगी, पुस्तकें होगी, तो अपन ने एक दूसरे के अंदर गोला डाल दिया। तो ये वेन डायग्राम क्या दिखाते हैं, आपस में दो चीजों का रिलेशन दिखाते हैं कि जितने ज्यादा ओवरलैप है उतना ही उनका क्या है, रिलेशन है। अब जैसे अपन ने कहा कि कुछ पुस्तकें बोर्ड है, तो कुछ पुस्तकें बोर्ड है तो अपन ने ऐसा बना दिया कि कुछ पुस्तकें बोर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वेन डायग्राम है। सिलोस में जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, एक तो ये सर्कुलर से दिखाए जाते हैं और ये दो चीजों के बीच में क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं कि जितना ज्यादा ओवरलैप है उतना ज्यादा वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, उतने ज्यादा रिलेटेड है ना। तो ये अपन ने जैसे कहा कि ये सारी वाली आगे के सभी हैं, तो सभी हैं तो ये अंदर घुस गया। अपन ने कहा कुछ है तो ये यहाँ आ गया, कुछ भी नहीं है तो अपन ऐसे दूर दूर कर देंगे, ऐसे लगा देंगे कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो दूर होंगे उनका आपस में रिलेशन है, होगा ही नहीं। तो ये वेन डायग्राम को अपना को इतना ही ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम सर्कुलर होते हैं और दो चीजों के बीच में ये रिलेशन दिखाते हैं कि जितना ज्यादा ओवरलैप उतना ज्यादा उनका रिलेशन, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है कोज इफेक्ट डायग्राम, ठीक है। कोज इफेक्ट डायग्राम हमेशा कैसे होते हैं, लीनियर डायग्राम होते हैं, लाइन होती है इनमें। इसीलिए ये कंफ्यूज करेंगे कि कौन सा लाइन वाला है और कौन सा सर्किल वाला है, गोले वाला है। तो अपने को पता है वैन तो क्या है, सर्कल वाला, और ये कोज इफेक्ट डायग्राम क्या है, लाइन वाला, लीनियर। तो इसके अंदर लाइन से दिखाएंगे कि कोज किस वजह से इसके इफेक्ट आए। जैसे अपन ने कहा कि जुकाम एक कोज है, जुकाम की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या सर दर्द हो रहा है, अपने को नाक बह रहा है, क्या क्या उससे इफेक्ट आ रहे हैं, थकान आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि इस कोज, इसकी कोज की वजह से मेरे को ये इफेक्ट आ रहे हैं, तो अपन ऐसे इफेक्ट बना देते हैं। जैसे अपन ने कहा कोरोना की वजह से ये इफेक्ट आया, तो ये अपन ने ऐसे बना दिया। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। मछली के जो बोन होती है ना, जैसे ये मछली है, ये बीच में कोज है, ये उसके इफेक्ट है। तो ये मछली किसी ने खाई है तो उसको पता है, नहीं खाई तो पता नहीं। ऐसी मछली अंदर से ऐसे निकलती है, खाने की जरूरत नहीं है, साइंस के स्टूडेंट हो, मच्छी तो बनी होगी।
ठीक है, तो ऐसे आगे उसका मुंह होता है, ये उसके पीछे आंतड़ी होती है। तो इसीलिए कोज इफेक्ट डायग्राम को क्या बोलते हैं? फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। ऐसे पूछेगा किसको फिश बोन डायग्राम बोला जाता है, तो अपन क्या कहेंगे? कोज इफेक्ट डायग्राम को। और इसी को इसी कावा डायग्राम भी बोलते हैं, इसी कावा, इसी कावा डायग्राम। ठीक है, इसी कावा डायग्राम भी बोलते हैं, फिश बोन डायग्राम भी किसको बोलते हैं? कोज इफेक्ट को बोलते हैं, फिश बोन। ये अपन कोज इफेक्ट लिखेंगे तो उसमें लिख लेंगे। एक बार सिर्फ यहाँ इतना ही लिखो, ज्यादा चीजें मत लिखना इसमें। ये जो लिस्ट बनाई है इसमें इतनी चीजें लिखना। अब रिसोर्स मैप में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, जो अपन ने स्पेस में सबसे पहले लिखा था ना रिसोर्स मैप, तो रिसोर्स मैप में ऐसे लिख लो, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधनों का मानचित्र। फिर से याद करके बताया जाना टाइमलाइन। लिख लिया? ऐसा तो कुछ बोलना ही नहीं, रिपीट बना दो। रिसोर्स मैप में क्या बोला था मैंने? किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधनों का मानचित्र। अब सोशल मैप में ऐसे ही, बस सोशल मैप में ऐसे लिख लो, सोसाइटी में पाए जाने वाले, हाँ, अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है, सोशल, सामाजिक मानचित्र। जो सामाजिक क्षेत्र है उसका मानचित्र होगा, वो सामाजिक मानचित्र होगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है? समाज से रिलेटेड। इसमें ऐसा कुछ नहीं, स्पेस से रिलेटेड है कि स्थान से रिलेटेड है, इसलिए अपने को इतना इसमें ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है इसमें, तो लिखना कोई ऐसे जरूरी नहीं है। अब एक लिख लिया तो उसमें अपन समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? ट्रांजेक्ट वॉक। ट्रांजेक्ट वॉक में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। ट्रांजेक्ट वॉक में लिख लो, इसमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम याद ध्यान में रखना भाई, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। हाँ, क्या करूं? ट्रांजेक्ट बुक में ऐसे लिख लो, पहले ये लिख लो मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया डिसिप्लिन, जैसे एक डिसिप्लिन हो गया एग्रीकल्चर, एक डिसिप्लिन हो गया इंजीनियरिंग, तो ये अलग अलग डिसिप्लिन है। तो अब इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मतलब अलग अलग डिसिप्लिन से उठा के जो टीम बनाई गई उसको अपन ने क्या कह दिया? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना दी। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर एक डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कह सकते हैं? हाँ, अनुशासन। वो डिसिप्लिन अलग है, ये डिसिप्लिन अलग है। डिसिप्लिन जैसे एग्रीकल्चर एक डिसिप्लिन है, वैसे अपन कहें कि एक इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन है। हाँ, डिपार्टमेंट अलग चीज होती है, डिसिप्लिन अलग चीज होता है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर अगर अपन कहें कि एक डिपार्टमेंट हो गया एग्रोनॉमी, एक हो गया सोइल, वो डिपार्टमेंट है। डिसिप्लिन, हाँ,
अब ये ऐसे ही इसको ध्यान रख लेना भाई, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, अलग अलग डिसिप्लिन से लाए हुए लोगों की एक टीम बना ली, और उस टीम से अपन वो टीम किसके साथ मिलके, तो ऐसे लिख लो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लोकल लोगों के साथ में, लोकल लोगों के साथ में, लोकल लोगों के साथ में स्थान विशेष का चक्कर लगाते हुए, स्थान विशेष का चक्कर लगाते हुए इंफॉर्मेशन को, सूचना को, चक्कर लगाते हुए सूचना को एकत्रित करते हैं। इसमें ट्रायंगुलेशन करना, ट्रायंगुल सूचना का ट्रायंगुलेशन करना, सूचना का ट्रायंगुलेशन करना आसान होता है। सूचना का ट्रायंगुलेशन करना आसान होता है, मतलब रिकन्फर्म वहीं हाथों हाथ हो जाएगी। ठीक है सर, मुझे दोबारा समझा दो। क्या समझा दो दोबारा? ठीक है, अब उसमें क्या लिख लिया अपन ने, ट्रांजेक्ट बुक कर लिया, रिसोर्स मैप लिख लिया, सीजनल मैप लिख लिया, ट्रांजेक्ट बुक लिख लिया, और एक मोबिलिटी मैप लिख लो। मोबिलिटी मैप में ऐसे लिख लो मूवमेंट, मोबिलिटी के उसमें बना लो मूवमेंट लिख लो, उसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, उस वहीं लिख लो कि मूवमेंट किसी भी सोशल मेंबर द्वारा किया गया, एक समय में 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 किया गया मूवमेंट, किया गया मूवमेंट मानचित्र द्वारा दिखाया जाता है, मानचित्र द्वारा दिखाया जाता है, उसे बोलते हैं मोबिलिटी मैप। ठीक है, अब उसमें टाइमलाइन में और ट्रेंड एनालिसिस में एक एक बात लिख लो। टाइमलाइन में इसमें ऐसे लिख लो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। टाइमलाइन किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित, ऐतिहासिक घटनाओं पे आधारित कौन होती है? टाइमलाइन। तो ऐसे लिख लेना, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित टाइमलाइन होती है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में लिखो समय के साथ आए परिवर्तनों को, समय के साथ आए परिवर्तनों को, समय के साथ आए परिवर्तनों को, परिवर्तनों को संकलन करना, संकलन करना ट्रेंड एनालिसिस कहलाता है। समय के साथ आए परिवर्तनों का संकलन करना ट्रेंड एनालिसिस कहलाता है। तो ट्रेंड में अपने को याद रखना है कि ट्रेंड किससे, क्या मतलब है? चेंज आया जो समय के साथ में, समय के साथ में जो बदलाव आए वो किस में देखते हैं? ट्रेंड में देखते हैं। और हिस्टोरिकल इवेंट्स पे कौन होती है? टाइमलाइन। ठीक है, तो सीधा ऐसे ही पूछेगा कि
पुरानी घटनाओं पर आधारित जो होता है उस पर अपन क्या बोलेंगे, टाइमलाइन। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, वहां ट्रेंड एनालिसिस भी दिया होगा, तो ट्रेंड में अपने को वर्ड ढूंढना है कि समय के साथ आ रहे बदलाव हैं उसको अपन किस में देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस में देखते हैं। ठीक है। सीजनल डायग्राम नाम से पता चल रहा है कि सीजन का जो डायग्राम बनाया गया, मौसमों का जो चित्रण है उसको अपन क्या कहते हैं, सीजनल डायग्राम। किसी स्थान विशेष के मौसमों का चित्रण, किसी स्थान विशेष के मौसम का चित्रण क्या कहलाता है, सीजनल डायग्राम कहलाता है। ये पीआरए करते क्यों है, इसमें ये होता है कि जैसे एक डायग्राम सिर्फ बनाया अपन ने, और सिर्फ अगर अपन वहां उस क्षेत्र को नहीं जानते और उस पीआरए को, उस डायग्राम को अगर अपन ने देख लिया तो उस क्षेत्र के बारे में अपने को सारी जानकारी हो जाए, इसलिए पीआरए बनाया जाता है। ठीक है। तो पीआरए का यही बनाने का मकसद है कि अगर कोई उस क्षेत्र को नहीं जानता है, जैसे अपन ने कहा सीजनल डायग्राम है, तो अगर सीजनल डायग्राम बनाए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इनका, तो इनमें 7 महीने की गर्मी दिखाएगा, एकदम तपती हुई लू। ठीक है। तो वो अपने को पता चल जाएगा कि ये 7 महीने तो यहाँ नहीं जाना है। तो ये अपन को क्या हो गया, वहां उस सीजनल डायग्राम का, सीजन का अपने को पता चल गया। अब अगर अपने को दिखाए उदयपुर की, तो उदयपुर में कहेगा कि बीच वाले 2 महीने थोड़ी गर्मी है, वरना और ठीक है मौसम। तो वहां का अपन एक सीधा डायग्राम देखा और उससे अपने को सारी वहां की चीजों का पता चल गया। तो इसीलिए पीआरए में क्या बनाए जाते हैं, सीजनल डायग्राम। अब अपन ने क्या देखा, टाइम वाले हो गए। इसके बाद में रिलेशन वाले अपन ने दे दो, देखिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में ऐसे लिख लो, वेन डायग्राम सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर यानी गोलाकार होते हैं। वेन डायग्राम गोलाकार होते हैं, वेन डायग्राम गोलाकार होते हैं। ओवरलैप को क्या बोलेंगे, हाँ। और इनका ऐसे लिख लो, और इनका सर्कुलर होते हैं। और दो वेन डायग्राम में, दो वेन डायग्राम में, दो वेन डायग्राम में, दो वेन डायग्राम में सम, उसको ओवरलैप, ओवरलैप, दो वेन डायग्राम का ओवरलैप, दो वेन डायग्राम का ओवरलैप इनके संबंध को दिखाता है, इनके संबंध को दिखाता है। जितना ज्यादा ओवरलैप उतने ज्यादा संबंधित होंगे, और जितना ओवरलैप कम होगा उतने कम संबंधित होंगे। तो ये वेन डायग्राम है। ठीक है। ऐसे बना लेना भाई, और ये ऐसे एग्जाम्पल लिख लेना। ये जो है ये बना लेना। इसमें ऐसे कि भाई कुछ पुस्तकें बोल्ड है और सभी मोर बतक है। ठीक है। तो ये ऐसे लिख लेना। हाँ, ये वेन डायग्राम है, ये आपस में इसके रिलेशन दिखा रहे। हाँ, अब बतख की जगह तुम कुछ और लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशन क्या है, कुछ वाला ये दिखा रहा है, ये सभी वाला ये दिखा रहा है। तो अपने हिसाब से जो भी है आपके मन में आ रहा है वो लिख लो। ठीक है। अब इसमें लिख लो कोज इफेक्ट डायग्राम। कोज और इफेक्ट डायग्राम को क्या लिखते हैं, इसको प्रॉब्लम ट्री भी कहते हैं, समस्याओं का पेड़ प्रॉब्लम ट्री भी कहते हैं।
इसके नाम इंपॉर्टेंट है भाई। कोज इफेक्ट को प्रॉब्लम ट्री भी कहते हैं, नाम ऐसे लिख लो डैश लगा लगा के, प्रॉब्लम ट्री। प्रॉब्लम ट्री भी कहते हैं, इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। इसको कोज इफेक्ट डायग्राम के नाम है ये अलग अलग। कोज इफेक्ट डायग्राम को प्रॉब्लम ट्री भी कहते हैं, इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, और फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। ये जो अपन ने बना रखी है फिश बोन डायग्राम, यह रेखीय प्रकार के चित्र होते हैं, ठीक है, लीनियर जिसको लाइन कहेंगे, ठीक है। तो यह रेखीय प्रकार या लीनियर टाइप के डायग्राम होते हैं। और ये ऐसे बना लो, ये फिश बोन में बीच वाला है वो ये है कोज, और ये है इसके इफेक्ट। कोज हो गया, इफेक्ट तो हो गए प्रभाव, और ये हो गया कारण, कारण और प्रभाव। तो बीच वाली हड्डी क्या दिखाती है, कोज दिखाती है, और साइड वाली है वो रिब्स हैं, वो क्या दिखाती हैं, इफेक्ट दिखाती हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही पूछे प्रॉब्लम ट्री है तो ऐसे पूछे कि प्रॉब्लम ट्री में जो बीच वाला ट्रंक है जिसको अपन कहें पेडी जो बीच में है वो, ठीक है, तो वो क्या दिखाती है, तो अपन क्या कहेंगे, कारण दिखाएगी, कोज। और कहे कि ब्रांचेज है वो क्या दिखाएंगी, तो अपन क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। आगे चले, हो गया ये कंप्लीट है ना। वेलनेस मतलब अब देखो कई जैसे ऐसे नहीं होती, हैप्पीनेस इंडेक्स होती है, वैसे वेलनेस रैंकिंग करें कि किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जैसे अपन देखें कि सोसाइटी में वो हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब अपने लिए वेलनेस के लिए वो किस चीज की प्रायोरिटी दे रहे हैं उसकी रैंकिंग करना वेलनेस रैंकिंग है। सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा पीआरए अभ्यास है, बताओ भाई। क्वेश्चन दिया है फार्मिंग सिस्टम, पहले बात तो पता होना चाहिए फार्मिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, उसके बाद बता पाओगे क्या है। फार्मिंग सिस्टम के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा पीआरए, सब सुन लिया सबने, फार्मिंग सिस्टम का अध्ययन करना है उसके लिए सबसे अच्छा पीआरए क्या होगा। ऑप्शन है, सुनो तो सही पहले, ऑप्शन है इसके ट्रांजेक्ट वॉक, रिसोर्स मैपिंग, टाइमलाइन, और वेन आरेख, वेन डायग्राम। क्या देख रहे हैं अपन, रिसोर्स कैसे हो जाएगा, फार्मिंग सिस्टम देखना है कैसा है। टाइमलाइन से क्या पता चलेगा फार्मिंग सिस्टम का भाई, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, हाँ? अब ये चीज है, ये अगर अब पता है तुमको चारों पांचों, बट अब आप एप्लीकेशन इसका नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको फार्मिंग सिस्टम पता नहीं है। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है भाई, जैसे अपन ने क्रॉपिंग सिस्टम देखा था वैसे ही फार्मिंग सिस्टम होता है क्या कुछ, हाँ? क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम होता है, वैसे ही फार्मिंग सिस्टम कुछ होता है क्या, एक फार्मिंग टाइप होता है, एक फार्मिंग सिस्टम होता है, ऐसा कुछ होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप ऐसा, है ना। तो अगर फार्मिंग सिस्टम देखना है कि वहां किस प्रकार की फार्मिंग हो रही है, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, पीजेंट फार्मिंग हो रही है, कैसी फार्मिंग कर रहे हैं,
वो देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड अपने को बताइए क्या आएगा, ट्रांजेक्ट वॉक। रिसोर्स मैपिंग कब करेंगे, जब वहां के रिसोर्सेज देखने हैं कि भाई अगर रिसोर्सेज का अध्ययन करना है कि वहां पानी की कैसी व्यवस्था है, वहां खनिज कैसे हैं, वहां और कुछ कैसा है, तो वो तो रिसोर्स मैप से पता चलेगा। अब अगर अपने को टाइमलाइन के कहेगा तो टाइमलाइन से अपन क्या पता लगाएंगे कि यहाँ पीछे कैसा क्या काम था, कि पीछे यहाँ पे कैसी थी, अभी क्या है, उस चीज से अपन किसका पता लगाएंगे, टाइमलाइन का। फार्मिंग सिस्टम पीछे का नहीं देख रहे। अगर अपन को कहता कि फार्मिंग सिस्टम का एनालिसिस करना है कि उसमें क्या बदलाव हुए, तब तो अपन कह देते कि ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे। टाइमलाइन में अपन ये देखेंगे कि पीछे क्या था अब क्या हो गया, ठीक है। तो जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स आएंगे टाइमलाइन में। और अपन ने ये देख लिया वेन आरेख क्या है भाई, ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम हमेशा दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखाएगा। जैसे अगर अपने को कहे कि फर्टिलाइजर और यील्ड में रिलेशन बताओ, कि फर्टिलाइजर डालेंगे तो उत्पादन कैसा होगा, ज्यादा होगा कम होगा, वो किससे दिखा सकते हैं अपन, वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। और अपन किस इससे क्या दिखा सकते हैं, कोज इफेक्ट से, कि समस्या क्या है और उससे क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो उसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अगर अपन ने कहा कि पशुओं में बीमारी आ गई कोई, तो वो बीमारी अपन ने क्या कहा, वो है कोज। और उससे इफेक्ट क्या हो रहा है पशुओं के ऊपर, उसके क्या क्या प्रभाव पशुओं के ऊपर आ रहे हैं, उनको अपन किससे दिखा सकते हैं, इससे दिखा सकते हैं। अपन ने कहा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, एक कोज है, और इस कोज से क्लाइमेट चेंज से क्या क्या फर्क पड़ रहा है कृषि पे, उसको अपन किससे दिखा सकते हैं, कोज इफेक्ट डायग्राम। इसी का वह डायग्राम, इसी को प्रॉब्लम ट्री बोलते हैं, और इसी को अपन ने क्या बोला, फिश बॉन्ड डायग्राम बोला। तो इससे ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तब क्वेश्चन होगा, वरना इसका क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ गई बात। चलो भाई, कोज इफेक्ट दोबारा बता दो। अब तो इतनी बार, इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं, ठीक है। अब अपन भाई ट्रेनिंग पढ़ेंगे। ये अपना पीआरए कंप्लीट हो गया, ठीक है। पानी था ना यहाँ पे, है ले दे हैं। कोज वाले में किस प्रकार के डायग्राम होते हैं, वेलनेस बता तो दिया। वेलनेस में क्या क्या चीजें आएंगी, वेलनेस याद रखना है अपने को, किससे संबंधित है, वेलनेस संबंधित है रिलेशन से। कि वेलनेस अगर वो ऐसे सोचते हैं, कई लोग किस पे वेलनेस सोचते हैं कि मैं अगर खुश हूं तो मैं वेल हूं। कई ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं वेल हूं। तो वेलनेस के लिए जो जो चीजें होंगी वो उनका रिलेशन, की वेलनेस से, सही होने से, वो उससे किस चीज का रिलेशन है वो अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे वेलनेस की जगह अपन कह सकते हैं हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस किस किस से चीज से आती है वो अपन उसमें नोट कर लेंगे। तो वेलनेस रैंकिंग ऐसे दी जाती है कि एक मेरे को फर्स्ट हैप्पीनेस इसमें मिलती है, इसमें मेरे को सेकंड प्रायोरिटी में, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो अपन ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई एक एरिया के अंदर हैप्पीनेस उनकी किस पे टिकी हुई है, क्या हो गया, ठीक है। ये अपन ने पीआरए कंप्लीट कर लिया। अब पीआरए में इतनी चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ेंगे ट्रेनिंग। उसमें कुछ नहीं बताया, कुछ जानना भी नहीं है तो नहीं बताया तो। अब देखो, ट्रेनिंग अपन सिर्फ अपने ट्रेनिंग के मेथड्स हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में और चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे। क्या बताओ, ये वो पूछे, तन्ने पूछे, क्या पूछे भाई ने? हैं, ये पूछ रहा था, ट्रेनिंग पूछ रहा था।
ठीक है। ट्रेनिंग में अपन सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ट्रेनिंग की मेथड्स पढ़ेंगे, और ट्रेनिंग के मेथड्स में कौन कौन सी टाइप की ट्रेनिंग्स है वो आएंगे, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का सिर्फ अपन क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रेनिंग मेथड्स में। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स का क्लासिफिकेशन अपन किस किस के बेसिस पे कर सकते हैं, ये देखो। सबसे पहले हो सकता है टेलिंग, सेकंड हो सकता है शोइंग और डूइंग। आप एक काम करना, अपनी कॉपी में ट्रेनिंग मेथड लिख के 3 ऐसे डब्बे बना लेना और उसमें ऊपर लिख लेना टेलिंग, शोइंग और डूइंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये ट्रेनिंग मेथड्स देखेंगे, और ट्रेनिंग मेथड का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, टेलिंग, शोइंग और डूइंग के बेसिस पे। कितना सिलेबस बचा है, 2 क्लास में हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, इतना ही बचा है। ठीक है, इसमें समझेंगे अपन। पहले तो अपने एक बनाओ, ऐसे टेबल बना लो। ये इस टेबल के अंदर अपने को ये लिखने, इसमें कौन कौन से शोइंग है, कौन कौन से टेलिंग है और कौन कौन से डूइंग है। तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन ऐसे लिख लो। अब इसके अंदर इसके एग्जाम्पल अपन देख लेंगे, और एग्जाम्पल देखने के बाद में अपन समझेंगे कि किस मेथड में कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेलिंग में लिखो लेक्चर, उसके बाद में सेमिनार, बात मत करो भाई, सिंपोजियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझना। सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ये ऊपर वाला तो लिख ही लिया सबने ना। पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन, जो छूट गए वो बाद में लिखते रहना। ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, बज सेशन, बज सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, 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 डिबेट, केस स्टडी, केस स्टडी, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस लिख लिया क्या? ठीक है, ऊपर वाला छूट गया क्या भाई? नीचे करो, पहले ये लिख लो। अब एक एक को समझेंगे तो अब नीचे कर दूंगा मैं, है ना। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे इसके बारे में।
ये लिख लिया ना? बनाए हुए हैं, वो दे देंगे। हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर।
सही है सर। धन्यवाद सर। चलो भाई, अपन क्या पढ़ रहे थे? मेथड पढ़ रहे थे किसके? ट्रेनिंग के। इधर भी विचलित हो गए लोग काफी। कहाँ गए सर? सर ऑनलाइन वालों को बताओ। ऑनलाइन वालों को पता चल जाएगा, उसमें ऑनलाइन जो डलेगा वो देखते रहो। और कुछ तो फर्क होना चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन। ये किराया भर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो ये अंतर तो रहेगा भैया ना। सारी चीजें तो अब ऑनलाइन देख सकते हो आप। जैसे जीएल सर आए तो इन्होंने देखे, सिर्फ आपने नहीं देख पाए। ठीक है, तो ये आपने पैसे कम दिए तो उस पैसे का कम तो होगा ही, है ना। चलो, अपन पहले देख रहे थे जिसके अंदर क्या होगा? टेलिंग मेथड, है ना। जिसमें जिसमें बताया जाए बोल के, उसको क्या बोलेंगे? कि बोल के बताया, टेलिंग मेथड है। तो उसमें क्या होगा? जैसे अभी ये क्या चल रहा है? फर्स्ट मेथड है तरीका, जिसमें बोल के बताया जाए। ट्रेनिंग कैसे हो? बोल के ट्रेनिंग दी जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेलिंग ट्रेनिंग मेथड्स, जिसमें बोल के ट्रेनिंग दी जाए। जैसे पहला अपन ने देखा कौन है? लेक्चर। तो लेक्चर में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? बोल के। जैसे अब यहाँ है, यहाँ सामने तुम बैठे हो, यहाँ लेक्चर चल रहा है और लेक्चर के अंदर आप सिर्फ उसको सुन रहे हो। तो जो आप बैठे हो, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है या पैसिव पार्टिसिपेशन है? पैसिव। तो ये लेक्चर की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो ट्रेनी होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, वो कैसे होते हैं? पैसिवली पार्टिसिपेट होते हैं, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। इसलिए लेक्चर मेथड को अपन प्रीफर नहीं करते ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, इसको टीचिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए प्रीफर नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर एक चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो ट्रेनर और ट्रेनी का रेशियो है, यानी ट्रेनर देने वाला और ट्रेनी है, उनका रेशियो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ट्रेनर लेक्चर के थ्रू अपन बहुत कम लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। अब आगे देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें दे पाएंगे। ये अगर आप अपन ये चीजें इसमें याद रखनी है, किसमें? लेक्चर में। एक तो ये कैसा है? टेलिंग है। एक अपने को क्या ध्यान में रखना है कि लेक्चर के अंदर जो ऑडियंस होती है या ट्रेनी होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन कैसा होता है? पैसिव होता है। और एक अपने को ध्यान रखना है कि ट्रेनर ट्रेनी रेशियो सबसे कम किसके अंदर होता है? तो अपने को उत्तर क्या करना है? लेक्चर। ठीक है, अब एक समझना, ये सारे लिखेंगे, एक बार इनको समझ लो, अलग अलग चीजें करनी सीख जाओगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों को अपने को साथ में पढ़ना है, सेमिनार को और सिंपोजियम को। अब देखो सेमिनार कैसे होता है। जैसे आप अगर एमएससी करते या पीएचडी करते तो आप क्या देते? सेमिनार देते। क्रेडिट सेमिनार भी होता है, थीसिस सेमिनार भी होता है, प्री थीसिस सेमिनार भी होता है। तो सेमिनार का मतलब क्या होता है? कि जिसके अंदर जो प्रेजेंट कर रहा है वो अपनी खुद की स्टडी या खुद की जो रिसर्च है उसको अगर वो प्रेजेंट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेमिनार।
ठीक है, जैसे कोई सेमिनार हुआ, वहां अपनी आप खुद की एब्स्ट्रैक्ट भेजा आपने और खुद की स्टडी वहां प्रेजेंट की, तो उसको अपन बोलते हैं सेमिनार। तो सेमिनार में क्या होना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेजेंट कर रहा है वो उसकी क्या होनी चाहिए, स्वयं के द्वारा किया हुआ काम होना चाहिए, उसी को प्रेजेंट करेगा। तो सेमिनार में ऐसे ध्यान रखेंगे। सिंपोजियम के अंदर क्या होता है कि जैसे एक टॉपिक है ना, एक टॉपिक के अपन ने क्या कर दिए, सब टॉपिक बना लिए और उसको अलग अलग लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद में जब प्रेजेंट कर दिया तो उनसे उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको क्या बोला जाता है, सिंपोजियम। तो सिंपोजियम में क्या होता है, एक टॉपिक होता है, उसके अपन सब पार्ट्स कर लेते हैं और हर सब पार्ट को एक अलग अलग इंडिविजुअल प्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपोजियम। तो सिंपोजियम में ध्यान रखना है, सिंपोजियम में जैसे अपन ने कहा कि अनार की खेती करनी है, ठीक है, तो अनार की खेती करेंगे, तो अनार की खेती में सबसे पहले तो वहां की मिट्टी कैसे होनी चाहिए, पानी कैसे होना चाहिए, तो उसकी जलवायु के ऊपर एक टॉपिक था, उसको एक ने प्रेजेंट कर दिया, एक ने कहा ये बीमारियां आएंगी, एक ने कहा इसके अंदर ये कीड़े आएंगे, एक ने कहा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसका ऐसे करना है। तो वो अलग अलग एक ही चीज के अलग अलग सब टॉपिक्स को अलग अलग लोगों ने प्रेजेंट किया, और उसके बाद में प्रेजेंट करने के बाद में उनसे किसी ऑडियंस को अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, सिंपोजियम। तो यहाँ स्टडी खुद की होनी जरूरी नहीं है। सेमिनार में क्या जरूरत थी कि खुद की स्टडी होनी चाहिए, कि मैंने काम किया इसके ऊपर, कि आर्मी वॉर्म का मैंने ढूंढ लिया कि इसका पैरास्टोइड क्या है, तो मैंने उसके ऊपर काम किया कभी, और मैंने प्रेजेंट किया, मैंने पेपर छापा, मैंने उसका प्रेजेंटेशन दिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनार। ध्यान रखोगे, सेमिनार मतलब मेरी खुद की स्टडी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सिंपोजियम मतलब एक टॉपिक के अलग अलग सिम बना दिए, छोटे छोटे टॉपिक बना दिए और उनको प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में एक होता है पैनल डिस्कशन, ठीक है। तो पैनल डिस्कशन, अगर आपने न्यूज देखा है तो पैनल देखा होगा, पैनल डिस्कशन होता है वहां पे। पैनल डिस्कशन कैसे, एक तो बीच में जो मेन एंकर होता है, जो प्रेजेंटर होता है, वो क्या करता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, जो अलग अलग उसमें सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है, उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रेजेंट करने के लिए उनको वहां बिठाता है, और वो 3-4 लोग आपस में मिलके उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं और एक लास्ट में कंक्लूजन पे निकलते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैनल डिस्कशन। तो 3 से 4 लोग होते हैं एक पैनल में, और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वो चर्चा करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैनल डिस्कशन। तो इसमें ध्यान इतना ही रखना है, अब वो बोल के ही तो बता रहे हैं, चर्चा ही तो कर रहे हैं, तो कैसा मेथड हुआ, टेलिंग हुआ। यहाँ सेमिनार में भी अपना टॉपिक कैसे कर रहा है, बोल के बता रहा है, तो टेलिंग हुआ। सिंपोजियम में भी क्या था, एक टॉपिक था, उसके सब टॉपिक क्या कर रहा है, बोल के बता रहा है, तो कैसा हुआ, टेलिंग हुआ। अब उसके बाद में अपन ने देखा, इसको ध्यान रखना है भाई वर्कशॉप को, ठीक है। जैसे वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप कैसा है, पता नाम से तो ऐसा लगेगा कि वर्कशॉप में करके देखते हैं, कि हाथ से करके डूइंग, पर ये वर्कशॉप होता है, ये टेलिंग होता है। वर्कशॉप आपने कभी देखी है, क्या होता है वर्कशॉप में, प्रेजेंटर होता है, वो प्रेजेंट करता है और आपको वो बाद में करके दिखाता है कि ऐसे करना है, ठीक है। तो वो करने बताता है, तो इसको ध्यान में रखना है। वर्कशॉप में कैसा होता है, टेलिंग होता है, और ये मोर इंक्लाइंड टुवर्ड स्किल होती है, स्किल की तरफ इंक्लाइंड होती है, इसलिए इसको वर्कशॉप कहते हैं। जैसे आपको वो क्या सिखा रहा है कि आपको विनियर ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, तो ग्राफ्टिंग के अलग अलग मेथड्स आपको करके दिखा रहा है, आपको बता रहा है उनके बारे में कि ये विनियर ग्राफ्टिंग है, इसमें ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, आप जाके करके देख लेना। तो वो वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में स्किल की तरफ ध्यान देते हैं, और ये कैसा मेथड है, टेलिंग मेथड है। वर्कशॉप को ध्यान रखना, वर्कशॉप अगर ऐसे पूछ लेगा कि ये टेलिंग है, शोइंग है या डूइंग है, तो अपने को एक बार कंफ्यूजन होगा, अपने को इसको किस में याद रखना है, टेलिंग, ठीक है। फिर अपन ने देखा ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है भाई, ग्रुप डिस्कशन में जैसे ये 2 ग्रुप है, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। जनरली अपन या तो सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, या अर्धचंद्राकार
जो बैठना का स्टाइल है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए सबसे बेस्ट है। उसके अंदर एक बीच में कंट्रोलर होगा, जिसको अपन ऐसे बैठेंगे तब एक कंट्रोलर होगा जो कंट्रोल करेगा। एक साइड ग्रुप ये बैठा होगा, एक साइड ग्रुप बैठा होगा, और वो किसी एक टॉपिक के पक्ष और विपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन। ये बीच में बैठा है, ये इनका ध्यान रखेगा कि भाई आपस में ना बढ़ जाए कि लड़ाई हो जाए, आपस में टेबल के ऊपर से एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये क्या है, कंट्रोलर का काम करेगा। कोई नहीं बोल रहा है, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डिस्कशन में, तो उसको ये कहेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा कि तू भी बोल भाई, और कोई ज्यादा बोल रहा है उसको भी बिठा देगा कि बैठ जा तू, बहुत बोल लिया। ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन का काम होता है। और ग्रुप डिस्कशन से जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है उसको अपन लिख सकते हैं और उससे अपने को विचार मिल सकते हैं। तो ये टेलिंग मेथड हुआ, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, एक होता है कॉन्फ्रेंस और एक अपन नीचे लिखा था कन्वेंशन। दोनों को एक साथ में याद रखना है, कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस में जैसे ये एक, जैसे मैंने कहा मेज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अपन वीट भी कह सकते हैं इसको, किसी की भी एक चीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इस मेज से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स मेज पे काम कर रहे हैं, वो सारे एक जगह आके इकट्ठे हो गए और वो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। और उसका लास्ट में एक पॉलिसी मेकिंग में काम आती है। ये कॉन्फ्रेंस होगी, वो पॉलिसी मेकिंग में काम आएगी, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन होगा वो काम आएगा किसमें, पॉलिसी मेकिंग में। कैसे होती है भाई, अपन ने क्या बात की कि एक जगह इकट्ठे कौन हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो किससे रिलेटेड है, मेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो किसी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स जब एक जगह इकट्ठे होकर डिस्कशन करते हैं उसकी इंप्रूवमेंट के बारे में, अब तक उन्होंने क्या बात की है उसके बारे में, क्या काम अब हो रहा है, क्या आगे होना चाहिए, क्या फ्यूचर उसके होने चाहिए, तो उसका जो काम होगा वो सारा कहाँ होगा, कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस अपने को पूछे तो अपने को क्या बताना है, किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी एक चीज के लिए जो डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वो एक जगह आके इकट्ठे हो गए। ठीक है, और उससे जो नतीजा निकला वो किसमें काम आया, पॉलिसी बनाने के काम आया, कि आगे से अगर मेज के ऊपर वीट की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वीट के ऊपर कैसी पॉलिसी बननी चाहिए, वीट के डेवलपमेंट पे कैसी पॉलिसी बननी चाहिए, तो वो कहां से निकलेगा, कॉन्फ्रेंस में। और निकला किससे, डिस्कशन से। तो डिस्कशन कैसा मेथड है, टेलिंग। समझ में आ गया, ये कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में एक टेक्नोलॉजी के काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मैं बोलूं कि मेज की कॉन्फ्रेंस की बात की तो मैं कहूंगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च इसमें शामिल हो गया, इसी में सिमिट भी शामिल हो सकता है, इसी में मैं कहूं कि ये जो बोरलोग इंस्टीट्यूट बिस्सा भी शामिल हो सकता है, इसमें और अगर कोई यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो वो शामिल हो सकती है। जो मेज से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी उस पे काम कर रहा है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, उसको अपन ने क्या बोल दिया, कॉन्फ्रेंस बोल दिया। टेलिंग में कि आगे वाली हेडिंग देखनी है, क्यों देखनी है, एक बार जो दिख रहा है वो तो देख लो, उसके बाद वो दिख जाएगा। ठीक है, अब अपन ने कॉन्फ्रेंस समझा। अब कोई चीज ऐसे अटको मत उसके ऊपर, यहाँ क्या है कि एक लिखने लग जाता है उसी पे वो लिखते रहते हैं। अब वो आगे आगे मैं ये बता रहा हूँ, वो उसके दिमाग में वो नहीं जा रहा, क्योंकि उसका दिमाग वहां है कि वो मेरे को दिखा दे, तो वो देख लेना वो कहाँ जा रहा है, लिखना ही तो है, लिख लेना, ये दोबारा समझ में नहीं आएगा। और कितना ही पढ़ लोगे तो ये चीज तुमको समझ में नहीं आएगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लो, दोबारा अपन जब लिखें तो अपने दिमाग में आए ये चीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पढ़ा, मैंने कहा कॉन्फ्रेंस के साथ में याद किसको रखना है, कन्वेंशन को याद रखना है। तो कन्वेंशन के अंदर क्या करते हैं, जैसे एक जिनके मैटरनल डिपार्ट एक होता है वो इकट्ठे होते हैं। जैसे मैंने कहा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अलग अलग स्टेट में, जैसे मैंने कहा ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन है। ठीक है, तो वो एक एक क्या हुआ, एक एसोसिएशन हुआ, और वो एसोसिएशन का जो उसकी अलग अलग स्टेट में बॉडीज थी वो एक जगह आके इकट्ठी हो गई, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, कन्वेंशन बोल दिया। कि जिसकी मैटरनल ऑर्गेनाइजेशन सेम है,
जिसकी मात्रा सेम है और उसकी सब यूनिट्स अलग अलग जगह से आके एक जगह इकट्ठी हो गई, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, कन्वेंशन। यही मैंने, अगर अपन यहाँ, ये तो इसके बारे में कहा, यही जहां अपन ने बात की थी कि यहाँ IIMR था, तो IIMR है तो लुधियाना में, बट उसके अलग अलग सब स्टेशन हैं, तो वो अलग अलग सब स्टेशन वाले आके लुधियाना में इकट्ठे हो गए या कहीं और भी जाके इकट्ठे हो गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वेंशन। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो आके इकट्ठे हो रहे हैं। समझ में आई बात? अब जिसका मैटरनल सेम है, जिनके पिछोकड़ सेम है, माँ सेम है, उसके बेटे आके एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको अपन ने बोल दिया ये क्या हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है। ठीक है, अब अलग अलग लोग आ गए जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मेज से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे, वो एक जगह इकट्ठे हो गए, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेमिनार में अपन ने कहा था कि अपना रिसर्च, खुद का रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं, तब तो क्या हो जाएगा, सेमिनार। किसी टॉपिक के टुकड़े करके और अलग अलग लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या बोला था, सिंपोजियम। ठीक है, तो अब ऐसा सीधा स्टेटमेंट आएगा और अपने को थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो अपन क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब देखो, अपन इसको देख लिया, कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार सिंपोजियम, इनको साथ में याद रखना है, सेमिनार सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन। कन्वेंशन में मैटरनल ऑर्गेनाइजेशन सेम है और उसकी सब यूनिट्स आके एक जगह मिल रही हैं, उसको तो अपन ने क्या बोल दिया, कन्वेंशन। एक टेक्नोलॉजी की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, वो एक जगह आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब अपन देखो, एक होता है बज सेशन और एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से देखना भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बज सेशन नाम पड़ा किससे, मधुमक्खी के बिहेवियर से। बज ऐसे करती है ना, उड़ती है तब, तो बज जो साउंड आती है, उसी के नाम पे क्या किया अपन ने, बज सेशन नाम रखा। बज सेशन में क्या करते हैं, एक बड़े ग्रुप को, ये जैसे बड़ा ग्रुप है, उस बड़े ग्रुप के अपन ने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जैसे इसमें अगर 20 मेंबर थे तो 5 मेंबर इसमें, 5 5 5। एक ग्रुप था जिसके अंदर 20 मेंबर थे, तो उनको अपन ने डिवाइड कर दिया और उनको एक टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार बताओ। ठीक है, कि ये समस्या है, इस समस्या का समाधान बताओ, और इनको एक टाइम पीरियड दे दिया कि 15 मिनट तुम्हारे पास है, 15 मिनट के अंदर तुम इसके समाधान खोज लो। तो ये 15 मिनट मिलेंगे सबको, फिर ये अपने समाधान, ये अपना समाधान, ये अपना अलग अलग समाधान देंगे एक ही प्रॉब्लम का, और उसको अपन उनमें से जो सही लगेगा उसको छांट लेंगे, और वो किसका होगा, बज सेशन। उसको किस में बोलते हैं, बज। जैसे मधुमक्खी खाना ढूंढने जाती है, तो ऐसे नहीं है कि सारी एक तरफ उड़ गई, अलग अलग दिशाओं में उड़ती है, फिर वो वैगल डांस करती है, सर्कुलर डांस करती है ना। किसने दिया था वैगल डांस और सर्कुलर डांस, नोबेल प्राइज मिला था जिसके लिए, है ना। तो वैगल डांस में क्या दिखता है भाई, उसको डायरेक्शन दिखती है कि फूड दिख गया, डायरेक्शन दिखता है। और सर्कुलर डांस में कि अभी आसपास ही फूड है। सर्कुलर डांस तो उसके लिए करती है कि पास में ही फूड है, और वैगल डांस डायरेक्शन के लिए करती है। हाँ, चलो, तो ये इसीलिए अपन कह रहे हैं कि बज ध्यान रखना है अपने को मधुमक्खी से, और मधुमक्खी हमेशा क्या करेगी, एक ग्रुप, अगर बड़ा ग्रुप है 100 मधुमक्खियां हैं, तो वो एक डायरेक्शन में जाएंगे, वो अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, और इसी बिहेवियर पे इसका नाम क्या दे दिया, बज सेशन नाम दे दिया। कि एक ग्रुप को, बड़ा ग्रुप था उसको अपन ने तोड़ दिया, और उससे किसी एक टॉपिक उसका मधुमक्खी का भी एक है कि खाना ढूंढना है, और उसके ऊपर वो खाना अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने गई, वैसे ही ये लोग अलग अलग कर दिए। अब ये अपना उस टॉपिक, उस प्रॉब्लम के बारे में, और ये अपने विचार देंगे। ठीक है, एक समय सीमा दे दी, इस समय सीमा के अंदर इनको विचार ढूंढने थे और इसके ऊपर विचार देने थे। तो ये नाम याद रखना है। सीधा पूछ लेगा मधुमक्खी के बिहेवियर पर कौन सा ट्रेनिंग मेथड काम करता है, तो अपन क्या कहेंगे,
बस सेशन। तो नाम अगर पता है तो अपने को अपने आप ही पता चल जाएगा कि बस सेशन में होता क्या है कि एक पूरा ग्रुप को अपन किस में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ब्रेन स्टोर्मिंग। नाम से पता चल रहा है ब्रेन स्टोर्मिंग मतलब दिमाग में स्टोर्म ले आना, भूचाल ले आना विचारों का, कि भाई एक समस्या है, जैसे कोरोना समस्या आ गई। कोरोना और ब्रेन स्टॉर्मिंग में ज्यादा किसके लिए करते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसके लिए अगर अपने को कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर अपने को सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है कि समय नहीं है, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जितने हो सके उतने दौड़ाओ। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग में भूचाल ला देना विचारों का। नाम से पता चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रोवाइड करवाएंगे जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे। जैसे वायरस से डिजीज आई है तो वायरोलॉजी के एक्सपर्ट बिठा दिए और उनको एक समस्या दे दी कि भाई कोरोना आ गया, अब इसके ऊपर कैसे अपन नई अपन बना सकते हैं, कैसे मेडिसिन बनाए, कैसे वैक्सीन बनाए, कैसे छुटकारा पाए, वो समस्या उनको दे दी। और अब वो समस्या के ऊपर वो विचार दे रहे हैं अपने अपने। तो वो किसके अंदर होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग में अपन आगे देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के सेशन होते हैं, एक रेड सेशन होता है और एक ग्रीन सेशन होता है। दो प्रकार के सेशन हुए किसके अंदर? ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर। तो रेड सेशन के अंदर क्या होता है कि विचार देते हैं पर वो विचार रिकॉर्ड होते हैं उस टाइम, इसलिए वो थोड़ा सोच समझ के रुक के, जैसे अपन लाइट होती है, रोड के ऊपर लाइट लगी है, रोड लाइट लगी हुई है, वो कैसे है? अगर लाल बत्ती जल रही है तो क्या होगा? रुकना है, जाना नहीं है। अगर ग्रीन बत्ती जल रही है तो क्या करना है? जाना है। तो ग्रीन सेशन जब चल रहा हो ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो विचारों की गति बनाए रखो, जैसा मन में आ रहा है वैसा चलने दो, कि अभी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, आपके जैसे विचार आ रहे हैं वैसे बताते जाओ। पर जब रेड सेशन शुरू हो जाएगा तो आपको सोच समझ के अपने विचार प्रकट करने हैं, क्योंकि आपके विचारों को क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अपने को ऐसा पूछेगा कि किस में रिकॉर्ड होते हैं विचार, तो अपन कहेंगे रेड सेशन में। कहा थोड़ा रुकना होता है तो किस में रुकना होता है? फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज किस में होता है? ग्रीन सेशन में। ठीक है, कि फ्री फ्लो होता है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। अगर पूछ ले कि इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम है और उसके के लिए अपन सजेशन चाहते हैं, सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो कौन सा ट्रेनिंग मेथड सुटेबल है? तो अपन क्या कहेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, और इसके अंदर जो ट्रेनर ट्रेनी का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा होता है। कि एक विचार अगर आया, एक वैक्सीन अगर तैयार होगी तो उससे कितने लोगों के लिए काम आएगी, तो उसको अपन कहेंगे कि ट्रेनर ट्रेनी का सबसे ज्यादा जो रेशियो होगा किसमें होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग में। सर जी टाइम हो गया, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम हो गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, डिबेट सब जानते हो। डिबेट हमेशा क्या होती है? जैसे ग्रुप डिस्कशन तो ग्रुप में हो रहा है, डिबेट हमेशा जनरली किस में होती है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल में होती है। और वो भी क्या करते हैं? किसी के एक टॉपिक के पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करते हैं, उसको लास्ट में उसका कंक्लूजन निकलता है। और वो भी कैसा है? बोल के बता रहे हैं, इसलिए कैसा मेथड है? ठीक है, एक होती है केस स्टडी। केस स्टडी जानते हो? जैसे अपन ने कहा कि एक फार्मर है, उसकी केस स्टडी करनी है अपने को। जैसे आपने रावे प्रोग्राम, रेडी प्रोग्राम किया होगा, तो उसमें आपने केस स्टडी की होगी। केस स्टडी का मतलब एक किसी इंडिविजुअल के बारे में उसकी पूरी जानकारी अपन को इकट्ठी कर ली, तो ठीक है, उसमें वो बोल के अपने को बताएगा, तो अपन उसको क्या कहते हैं? केस स्टडी किस में आती है? टेलिंग मेथड में आती है। या अपन कहें किसी टेक्नोलॉजी की केस स्टडी करनी है कि भाई अपन ने क्या हैप्पी सीडर रोटावेटर लेके आए, तो उसका अपन कहें कि हैप्पी सीडर और रोटावेटर का क्या रोल है किसमें? पैडी स्ट्रो मैनेजमेंट में, कि पैडी का जो स्ट्रो बच रहा है उसके मैनेजमेंट में हैप्पी सीडर और रोटावेटर का क्या रोल है? वो एक टेक्नोलॉजी होगी। तो वो उसकी स्टडी अपन किस में करेंगे? केस स्टडी में करेंगे। अपन जो जिसने उस टेक्नोलॉजी को अपना रखा है उससे अपन पूछेंगे कि भाई इससे कोई फायदा हुआ है, तो उससे अपन उसके बारे में पूरी जानकारी लिखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? केस स्टडी। अब ये कन्वेंशन हो गया, नीचे कुछ बचा है क्या?
तो ये टेलिंग मेथड हो गए। अब अगर अपन इनके बारे में कल लिखेंगे और आगे वाले पढ़ेंगे। एक बार और समझा देना। हाँ ठीक है।